उनको मेरी कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं माना, वो तो बस आपको जताने के लिए सब कुछ। नहीं अर्चना, वो बहुत सीरियस थी जब वो ये सब कह रहे थे। उनको लगता है कि मैं सिर्फ उनसे प्यार करने का नाटक करता हूँ, उनको इज्जत देने का नाटक करता हूँ। और उन्होंने मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका भी दिया। वो कहते हैं कि अगर मैं उनसे सच में प्यार करता हूँ तो तुम्हें छोड़ के उनके साथ रहूं। हमेशा से वो सिर्फ मेरी खुशी देखती आई और उन्हें पता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, लेकिन फिर भी मेरे खुशी के आड़े आ रही। बहुत बदल गई है अर्चना। हो सकता है मैडम, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं आपकी पुरानी आई को वापस लेकर आऊंगी, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। नहीं अर्चना, भी मुमकिन नहीं है। इस बार जो कह रही उस सही महीने में वो सोचती है। इस बार मैं उनसे माफी मांगने नहीं जाऊंगा। क्या नहीं किया मैंने? हाथ जोड़े, सर झुकाया, माफी मांगा क्योंकि उनको अच्छा लगे। मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। हर बार जितनी बार मैं माफी मांगने गया हूँ, पिछली बार से ज्यादा दुख लेके वापस आया। मैं अब नहीं जाऊंगा, मुझसे भी नहीं होगा। अरे आ गए तुम? क्या हुआ, आज कुछ बात बनी? नहीं, 4 जगह इंटरव्यू दिए मैंने। एक्सपीरियंस को देख के कोई भी नौकरी देने को तैयार है, लेकिन सैलरी इतनी कम बोल रहे हैं कि। विनोद, सैलरी का क्या है, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगी, लेकिन अगर तुम इसी तरह घर में बैठे रहे तो ये अच्छा नहीं है। कैसे? क्या अच्छा नहीं है मंजू? तुम्हें पता भी है कि कितनी सैलरी बोल रहे हैं? सिर्फ 12,000 रुपए। और क्या होता है आजकल 12,000 रुपए में? कुछ होता हो या ना होता हो, लेकिन मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? ना तो एक्सपीरियंस में कोई कमी है, ना ही क्वालिफिकेशन में। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मंजू कि पिछली कंपनी में मुझे 30,000 रुपए मिलते थे, और इतना डिमोशन, ये मुझे मंजूर नहीं। विनोद, मैं अपने ऑफिस में बात करती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं मंजू, तुम कोई बात नहीं करोगी। आज नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन कल सब लोग ताने देंगे कि बीवी के कहने पर नौकरी मिली है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन विनोद, इस तरह। देखो मंजू, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। से एक बात कहनी थी, हमारा जो वो माहिम वाला फ्लैट है ना, वहाँ की सोसाइटी से नोटिस आया है। नोटिस? हाँ, 2 साल का मेंटेनेंस जमा नहीं किया है ना हमने। नोटिस में लिखा है कि अगर टाइम पर मेंटेनेंस नहीं दिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मंजू, हमारी सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है, और अगर इस पे कोई आँच आई तो मैं कुछ सोचता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। विनोद, तुम बाबा से क्यों नहीं बात करते इस बारे में? नहीं मंजू, हम बाबा से इस बारे में बात नहीं कर सकते। अरे मंजू, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि बाबा को मेरी नौकरी के बारे में नहीं पता। और मंजू, इस बात की भनक भी उनके कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अच्छा, ये पुण्य और रुचि कब आ रहे हैं? हाँ, वो ताई का फोन आया था गांव से, बहुत परेशान कर रही है। जाना पड़ेगा उन्हें लेने के लिए। जल्दी से चले जाओ तुम माँ, ठीक है? हेलो, हाँ मंजू, बोल। क्या बोलूं आई मैं, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। अरे हमारा पूरा के पूरा प्लान चौपट हो गया। विनोद ने ना अपने पापा से पैसे लेने के लिए मना कर दिया। क्या करेंगे हम? तू कोशिश तो कर, कोशिश करती रहे। देख, जब जब मौका मिले ना, तब तब विनोद को यही याद दिलाते रहे ना कि जल्द से जल्द उसे बहुत बड़े रकम का इंतजाम करना है। अरे जब
कोई चारा ही नहीं रहेगा तो खुद ब खुद बाबा से पैसे मांगेगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ तो इतना निगेटिव क्यों सोचती है? होगा, सब कुछ होगा, तो सिर्फ कोशिश करती रहे। इन द मीन टाइम मैं भी कुछ आइडिया सोचती हूँ। ठीक है, चल बाय। ये बेटी और दामाद दोनों यूजलेस है, कुछ नहीं होगा उनसे। मुझे ही कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। भाई देख तेरा बेटा है, तुझसे माफी मांगने। भाई मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ में ही नहीं आई कि मैंने तुझसे ऐसे कैसे कहा कि तो मुझसे प्यार नहीं करती। भाई लोरी सुनाना। चल पागल, तू क्या सच्चू है मेरा? सच्चू नहीं, लेकिन तेरा बेटा तो बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, अपनी आई के लिए हमेशा बच्चे ही होते हैं। बार बार याद आ रही है मुझे उसकी। मैं जितना उससे दूर भागने की कोशिश कर रही हूँ, उसकी यादें मेरे पास आकर मुझे तंग कर रही है। मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में, नहीं याद करना है उसे, लेकिन क्या करूं? ना चाहते हुए भी बार बार उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। नहीं, कुछ न कुछ तो करना होगा, किसी न किसी तरह उसे भूलना होगा। सविता, तू जब जब काम में बिजी रहती है, तुझे मानव की याद बिल्कुल नहीं आती। अगर तुझे उसके बारे में नहीं सोचना है ना, तो तुझे खुद को व्यस्त रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या काम हो सकता है? घर का सारा काम तो मैंने कर दिया है, अब बाहर क्या? ये ठीक रहेगा। हाय आई, हाय वैशु। अरे वर्षा, ये क्या कर रही है? क्या खा रही है? कैरी खा के देखना, बहुत टेस्टी है। बहुत खट्टी है। इतना खट्टा कैसे खा रही है? खट्टी ही तो खा रही है कैरी। पानी नमक भी देना। और तू क्या आज ऑफिस नहीं गई? नहीं, मुझे अर्जुदय ने यहाँ पर बुलाया। कहाँ पर है वो? अर्जुदय तो नहीं आई। फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? ताई भी ना। ये देख, अभी आ रही है। ताई, तूने मुझे तो इसे यहाँ क्यों लेकर आई? ताई, तू जानती है ये इस लायक नहीं कि हमारे मंदिर जैसे घर में इसे लाया जा सके। ये तो क्या कह रही है? घर आए मेहमान से इस तरह बात की जाती है? अब तुझे ये सिखाना पड़ेगा। मेहमान? जिस औरत ने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, तू उसे मेहमान बनाकर हमारे घर लेकर आई? भाई, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एक सेकंड वर्षु, अगर तुझे किसी चीज की असलियत नहीं पता ना, तो उसके बारे में कुछ कह मत, चुप रहे। आई, मैंने माधुरी से बात कर ली है कि वो धर्मेश से डिवोर्स ले लेगी। उसके बाद क्या? इसके तलाक देने से क्या हासिल होने वाला है? वैशु की जिंदगी, उसका हंसता खेलता घर उसे वापस मिलेगा। ताई, एक बात समझ ले,
वैशु का और धर्मेश का रिश्ता टूट चुका है, जो चाहकर भी कभी जुड़ नहीं सकता वापस। ऐसा क्यों कह रही है वर्षु? ऐसा भी तो हो सकता है कि धर्मेश अगर माधुरी को तलाक दे दे, उसके बाद कोई नया रास्ता निकले। मैं अब उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहती। ऐसा क्यों कह रही है वैशु? वैशु, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और हमें सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं लाइफ में। और अगर माधुरी तैयार है सब कुछ करने के लिए तो तू क्यों? 100 चूहे खा के बिल्ली हज कुचे। वर्षु, और नहीं तो क्या, पहले लात मारकर हमारी बहन की जिंदगी तहस नहस कर दी और अब आइए बड़प्पन जताने। देवी ताई, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। मैंने धर्मेश के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी। जो करना होगा वो पुलिस करे। इसलिए अपनी इस माधुरी को बोल देंगे कि त्याग व्याग करने की कोई जरूरत नहीं। वैशाली, तू मुझे गलत समझ। एक मिनट, गलत हम नहीं समझ रहे, तुम गलत हो। मेरी ताई अच्छी है ना, इसलिए उसे हर कोई अच्छा ही नजर आता है। लेकिन मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोग ना पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। और ये जो डिवोर्स विवोर्स का नाटक कर रही है ना तुम, इसके पीछे भी तेरी जरूर कोई अपनी वजह है। पहले धर्मेश को डिवोर्स देगी और उसके बदले में उसकी आधी प्रॉपर्टी क्लेम करेगी, है ना? देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, तुम जाओ ना। धर्मेश की आधी क्या पूरी प्रॉपर्टी ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात समझ लो, धर्मेश को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। सजा तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदार तुम हो। बस वर्षु, मैं जानती हूँ कि धर्मेश ने वैशु के साथ गलत किया है, लेकिन इस लड़की के साथ भी गलत किया है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी गरीबी का फायदा उठाकर धर्मेश ने उसका इस्तेमाल किया है। और अगर वैशु दुखी है तो माधुरी भी दुखी है। लेकिन वैशु के साथ अलग इंसाफ और इसके साथ अलग इंसाफ, ये कहाँ का समझौता है? अगर तू कुछ नहीं कर सकती ना, तो कम से कम उसके औरत होने का लिहाज रख। आई तू ही प्लीज आई, सही क्या है गलत क्या है ये जानने जितनी समझदार हूँ मैं। अगर तू इतनी समझदार होती ना, तो माधुरी का इस तरीके से अपमान नहीं करती तू। लेकिन ताई, तू इसकी इतनी साइड क्यों ले रही है? देख, तुझे जो कहना है ना तू कह, मैं इसे बेगुनाह कभी नहीं मान सकती। बस बहुत हो गया। मैं हूं ना यहाँ फैसला करने के लिए। जो हुआ उसमें माधुरी की कोई गलती नहीं है। अच्छू जो कह रही है वो सही कह रही है। मैं जानती थी तू इसी का साथ देगी। अगर मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? वर्षो, अगर वर्षु मेरी बात सुन। और अगर मैं पकड़ा गया तो? नहीं 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 रे बाबा, मैं ये सब काम करने वाला नहीं हूँ। अरे बाबा, डरता क्यों है? मैं बोल रही हूँ ना, उतना काम करो। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? कितने सवाल पूछेगा मेरे भाई? क्यों करना है, कैसे करना है? मैं बोलती हूँ उतना कर बस। ठीक है, मैं आपका काम कर देता हूँ। हाँ। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा कि ये सब कुछ मैंने आपके कहने पर किया है। ठीक। हर बार यही होता है। मेरी बात को सुनकर अनसुना कर देते ये लोग। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वैशु की भलाई सोचकर ही अपनी राय दी थी ना। अगर मेरी राय के कोई मायने ही नहीं है किसी की नजर में, तो क्यों बुलाते मुझे वहां पर? क्यों पूछते कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? और आज तो आई ने हद कर दी। ताई उस माधुरी की साइड ले रही थी और आई उसका सपोर्ट कर रही थी। अरे वो कैसे भूल सकती है कि उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है उस औरत की वजह से? वर्षा, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं आई के घर पे गई थी। वैशु को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए वो डिसाइड करने गई थी। जितनी एफिशिएंटली तुम दूसरों की जिंदगी के बारे में डिसीजंस लेती हो ना, उतनी ही एफिशिएंटली एक आध फैसला अपनी जिंदगी के बारे में ले लो। मतलब? छोड़ो, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। तुम तैयार हो ना? हाँ। हमें जाना है डॉक्टर के पास। मेरी दोस्त है, गायनेक है वो। अब वहाँ जाने की क्या जरूरत है? किस लिए जाना है? किस लिए क्या जाना है? चेकअप कराने जाना है वर्षा। बहुत इंतजार कर लिया मैंने।
मुझे पोता चाहिए, और अगर तुम लोग कोशिश नहीं करोगे तो फिर मुझे ही सोचना पड़ेगा। ये कोई जरूरत नहीं आई, सही समय आएगा तो सब कुछ। कब आएगा सही समय? कब आएगा बोलो? और मैंने बहुत इंतजार कर लिया और बहुत समय वेस्ट हो गया। अब और नहीं, बहुत हो चुका। तो अगर तुम लोग नहीं सोचोगे तो फिर मुझे। आई प्लीज, आप बात को खामखा खींच रही है। आपकी सतीश से बात हुई है ना? हमने डिसाइड किया कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए। मैंने भी सतीश से कहा था कि तुम लोग की दलीलें नहीं चलने वाली है, समझी? तो शायद तुमको नहीं पता कि 4 लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ती है। जब अपनी उम्र की 4 औरतों के साथ मैं बैठती हूँ ना, तो सब यही कहते हैं कि शादी कितने साल बाद कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुना रहे हैं। क्या जवाब दूं मैं उन लोगों को? किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं आई। ये हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर नहीं है। शादी के 1 आध साल तक पर्सनल मैटर होता है। शादी के इतने सालों बाद पर्सनल मैटर नहीं रह जाता। है तुम लोग को लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, सतीश के बारे में? अरे बच्चा तो हर माँ बाप का सपना होता है। क्यों अपने आप को इस सपने से दूर कर रहे हो तुम लोग? क्यों इतना इंतजार? जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा आपको, और तब भी आपको मौका नहीं मिल सकता। नहीं वर्षा, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। सतीश प्लीज, तुम मुझे मत रोको। आज मुझे बोलने दो, आई को सच्चाई पता चल जानी चाहिए। आई मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी बहू जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती। नहीं दे सकती मैं आपको पोता। पहली बार मैंने जो अबॉर्शन किया था उसकी सजा भुगत रही हूँ मैं, और जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी मुझे, जिंदगी भर। उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, उसकी वजह से मैं कभी बच्चा कंसीव नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं मां बन सकती। मैं नहीं दे सकती आपको पोता। दादा, आज भीड़ कुछ ज्यादा नहीं है? होगी ना, अपना धंधा जो बढ़ रहा है। दादा अपन तो बोलता है काम पे 2-4 बंदे और लगा दो। क्यों मानम दादा, आप क्या बोलते हो? अगर दूसरे लोग यहाँ आकर काम करेंगे तो तू क्या करेगा बे? अरे दादा, अपन सुपरवाइजर बनेगा ना, बैठ के सबको ऑर्डर देगा। ए तू ये कर, ए शाणे तू ये कर। चलो ये शेख चिली के सपने छोड़ और इधर काम कर। अरे बोलो ना दादा, क्या करना है? ये पैसे ले और जाके बैंक में सबमिट करा, और देख के रकम कुछ ज्यादा है तो जरा संभल के ये ले। दादा आप टेंशन मत लो, अपन है ना। जा। हाँ दादा, आपको कितने चाहिए? दादा नमस्ते। हाँ दादा बोलो, कितने पैसे चाहिए? 1500। ठीक है, ये 100, ये लो 1500 रुपए, और यहाँ साइन कर दो। और हाँ, कल शाम तक पैसे दे देना, ठीक है? हाँ। और बाबा, होली की तैयारी कैसी चल रही? हमारे घर में क्या होली और क्या दिवाली, एक दरवाजे में से आती है, दूसरे दरवाजे में से चली जाती है। ऐसे क्यों बोल रहे बाबा? मानो जब तक तेरी आई का रवैया ठीक नहीं होता, घर में खुशियां नामुमकिन है। बाबा सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं? हाँ? अरे तुम दोनों की ये पहली होली है शादी के बाद, और तुम दोनों हमारे साथ नहीं हो। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। लगता है इस साल तेरे आई के हाथ की पूरन पोली भी मीठी नहीं लगेगी। बाबा मैंने कहा ना आपसे, हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। वैसे देखिए, होली में जितनी भी जरूरतें हैं ना, जितने भी जरूरत के सामान है मैं खरीद के लेके आऊंगा। बस आप एक काम कीजिएगा, आई को मत बताइए। अरे क्या रे, ये क्या भजिया तलता है, क्या करता है? क्या दिन भर में खाली पाव किलो आलू का करेगा क्या भजी? हाँ, इतना सा बटाटा वड़ा, इतना सा समोसा, क्या धंधा करना है? ऐसे बैठना है?